क्या तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम दूसरों की सोच से आजादी है? सोचो जरा, एक कमरा है, कमरे में आईना लगा है, तुम उस आईने के सामने खड़े हो, लेकिन जो चेहरा दिख रहा है वो पूरी तरह तुम्हारा नहीं लगता, क्योंकि उस चेहरे पर माँ बाप की उम्मीदें चिपकी है, सोसाइटी के रूल्स चिपके हैं, दोस्तों की राय चिपकी है, और हर कोने में एक आवाज गूंज रही है, लोग क्या कहेंगे? अब सीन बदलता है। टोक्यो की एक शांत गली। एक युवा आदमी तेजी से चल रहा है, उसके अंदर बेचैनी है। उसने सब कुछ सही किया, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, सही डिसीजंस, फिर भी दिल खाली है। उसी वक्त भारत के किसी छोटे शहर में एक लड़की चुपचाप अपने कमरे में बैठी है। वो पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसने कॉमर्स ले लिया क्योंकि सेफ ऑप्शन था। हर रात वो कैनवस नहीं, अपने अधूरे सपनों को देखती है। दो अलग देश, दो अलग जिंदगियां, पर सवाल एक ही, अगर मैंने सब कुछ दूसरों के लिए किया तो मैं अपने लिए कब जीऊंगा? यहीं से शुरू होती है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब चिल्लाती नहीं, ये मोटिवेट नहीं करती, ये आपको हीरो बनने के सपने नहीं दिखाती। ये किताब आपको आईने के सामने खड़ा कर देती है और बहुत शांति से पूछती है, क्या तुम सच में आजाद हो या तुम सिर्फ अप्रूवल के कैदी हो? एडलेरियन साइकोलॉजी एक खतरनाक बात कहती है, तुम्हारी जिंदगी का दुख तुम्हारे पास्ट की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी चॉइसेस की वजह से है। और ये बात सुकून नहीं देती, ये बात डराती है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब है तुम विक्टिम नहीं हो, तुम ओथ हो, और ओथ होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, और सबसे जरूरी डिसलाइक होने की हिम्मत। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों को खुश करना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम खुद को जीना शुरू करते हो। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन है, एक फिलोसफर और एक यूथ के बीच। और शायद ये कॉन्वर्सेशन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। तुम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट खुद हो। अगर जिंदगी एक इमारत होती तो ज्यादातर लोग उसमें रहते तो है, लेकिन उसका नक्शा किसी और को बनाने देते हैं। माता पिता ब्लूप्रिंट तय करते हैं, समाज नियम बनाता है, दोस्त राय देते हैं, और हम उन सब के बीच खुद को एडजस्ट करते चले जाते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड यही सवाल उठाती है, अगर ये तुम्हारी जिंदगी है तो इसे चलाने का अधिकार किसी और को क्यों? इस किताब को लिखा है इचिरो किशिमी और फ्यूमिटे कोगा ने। किशिमी एक फिलोसफर है और कोगा एक राइटर, लेकिन ये किताब कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है। ये किताब एक संवाद है, एक फिलॉसफर और एक उलझे हुए युवा के बीच। युवा सवाल करता है, विरोध करता है, गुस्सा करता है, सहमति से इनकार करता है, और फिलॉसफर लेक्चर नहीं देता, वो बस एक आईना पकड़कर दिखाता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये उपदेश नहीं देती, ये बातचीत करती है। ये किताब आधारित है एडलेरियन साइकोलॉजी पर, जो फ्रॉड और जंग से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखती है। फ्रॉड कहता है तुम जैसे हो तुम्हारे पास्ट की वजह से हो। एडलर कहता है नहीं, तुम जैसे हो तुम्हारे गोल की वजह से हो। यह विचार खतरनाक है, क्योंकि अगर यह सच है तो पास्ट को दोष देने का रास्ता बंद हो जाता है। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है ट्रॉमा कोई डेस्टिनी नहीं है, इंफीरियोरिटी स्थायी नहीं है, डर इनहेरिटेड नहीं है, और अनहैप्पीनेस कोई बीमारी नहीं है। ये सब चुनी हुई स्ट्रैटेजीज है जिन्हें हम अपनाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी तरह हमें सुरक्षित महसूस कराती है। इस किताब का मूल संदेश सरल है लेकिन असहज करने वाला। तुम्हारी जिंदगी जैसी है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बात कठोर लगती है क्योंकि विक्टिम बने रहना आसान होता है। विक्टिम होने में आराम है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई साहस नहीं। लेकिन एडलर कहता है फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के संभव नहीं है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करते कि तुम अपने निर्णय खुद ले रहे हो, तब तक तुम वास्तव में फ्री नहीं हो। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे बिलीव्स को एक एक करके खोल रहा हो, कोई तुम्हारे एक्सक्यूजेस को चुनौती दे रहा हो, कोई तुम्हारे डर को नाम दे रहा हो। हर चैप्टर एक नए सीन की तरह खुलता है। कभी फिलॉसफर शांत है, कभी युवा गुस्से में है, कभी साइलेंस भारी हो जाती है, और धीरे धीरे
एक बात स्पष्ट होती जाती है, हमें दुख इसलिए नहीं है क्योंकि जिंदगी कठिन है, हमें दुख इसलिए है क्योंकि हम अप्रूवल के बिना जीने से डरते हैं। ये किताब ये नहीं सिखाती कि सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ये किताब सिखाती है, अगर सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो संभव है कि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। एडलर के अनुसार अप्रूवल फ्रीडम का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे, उसी दिन तुम इमोशनली मैच्योर बनते हो। ये किताब ग्लोबल फेनोमेनन क्यों बनी? क्योंकि ये कंफर्ट नहीं देती, ये क्लैरिटी देती है, ये मोटिवेशन नहीं देती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ये हैप्पीनेस का वादा नहीं करती, ये फ्रीडम का इन्विटेशन देती है। और फ्रीडम आसान नहीं होती, फ्रीडम के लिए साहस चाहिए। चैप्टर 1, तुम्हारा दुख तुम्हारे पास से नहीं आता। एक युवा फिलोसोफर के सामने बैठा है, चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में फ्रस्ट्रेशन। वो कहता है, मेरी जिंदगी ऐसी इसलिए है क्योंकि मेरा बचपन खराब था, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। फिलोसोफर शांत रहता है, वो कोई सिंपैथी नहीं देता, वो बस एक लाइन बोलता है, तुम्हारा दुख तुम्हारे पास्ट की वजह से नहीं है। ये लाइन किसी थप्पड़ की तरह लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें यही सिखाती आई है कि हम जैसे हैं वैसे हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमें बनाया है। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी यहीं से कहानी पलट देती है। एडलर कहता है, हम पास्ट की वजह से नहीं जीते, हम फ्यूचर के गोल की वजह से जीते हैं। यानी इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो वही जिंदगी जी सके जो वो जीना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति सोशल सिचुएशन से डरता है तो एडलर ये नहीं पूछता, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ था? वो पूछता है, तुम किस चीज से बचना चाहते हो? कभी कभी हम डर को चुनते हैं क्योंकि डर हमें फेलियर से बचा लेता है। कभी कभी हम दुख को चुनते हैं क्योंकि दुख हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखता है। ये सुनने में हर्ष है, लेकिन यही फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे घर का माहौल ऐसा था, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे हालात ही ऐसे हैं। लेकिन एडलर कहता है, हालात कहानी नहीं लिखते, आपका उद्देश्य लिखता है। एक ही सिचुएशन में कोई इंसान टूट जाता है और कोई उसी सिचुएशन से मजबूत बन जाता है। फर्क पास्ट का नहीं, चॉइस का होता है। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर पास्ट दोषी नहीं है तो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि इंसान पेन को याद रखता है, लेकिन एक्शन फ्यूचर गोल के अनुसार लेता है। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम हमेशा सेफ्टी और कंफर्ट चाहता है, और कई बार दुख कंफर्ट बन जाता है, क्योंकि दुख में कोई आपसे उम्मीद नहीं करता, कोई आपसे रिस्क लेने को नहीं कहता, कोई आपसे चेंज की मांग नहीं करता। एडलर इसे कहता है सेल्फ चोजन सफरिंग। फिलोसोफर युवा से कहता है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पास्ट को एक्सप्लेनेशन बनाना बंद करो। ये चैप्टर एक दरवाजा खोलता है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और ऑथर माइंडसेट शुरू होता है। ये चैप्टर सिखाता है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम बस अब तक खुद को आजाद करने से डरते रहे हो। और फ्रीडम की कीमत होती है जिम्मेदारी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैबिट्स और कैरेक्टर बेस्ड ग्रोथ को गहराई से समझना चाहते हो तो देखो 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बुक सीजी पर। चैप्टर 2, सभी समस्याएं इंटरपर्सोनल होती है। एक युवा बेचैनी से बोलता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे लोगों से डर लगता है, मैं खुद को छोटा महसूस करता हूं। फिलोसोफर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी समस्या तुम नहीं हो, तुम्हारी समस्या लोग हैं। यह सुनकर युवा चौंक जाता है, क्योंकि यह बात उल्टी लगती है। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी यही एक बड़ा सच खोलती है, हर समस्या अंत में किसी न किसी रूप में इंटरपर्सोनल होती है। एडलर कहता है, इंफीरियोरिटी कोई बीमारी नहीं है, इंफीरियोरिटी कंपैरिजन से पैदा होती है। जब तक तुम खुद की तुलना किसी और से नहीं करते, तब तक तुम छोटे नहीं हो। बच्चा तब तक इंफीरियर महसूस नहीं करता जब तक कोई उसे ये न बताए कि वह किसी और से कम है। यंग मैन कहता है, मेरे क्लासमेट्स मुझसे बेहतर है। फिलोसोफर पूछता है, बेहतर किसके लिए? यही ईगो सामने आता है, क्योंकि तुलना हमेशा रैंकिंग मांगती है, ऊपर कौन, नीचे कौन। और जैसे ही रैंकिंग आती है, कंपटीशन आती है, और कंपटीशन के साथ फियर, जेलसी और एंजाइटी आती है।
हमारे समाज में कंपैरिजन बचपन से शुरू हो जाता है। शर्मा जी का बेटा, पड़ोस वाली लड़की, तुम्हारा कजिन, और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी एक रेस बना लेते हैं। लेकिन एडलर साफ कहता है, लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम जीतने की कोशिश करते हो उसी दिन कोई हारने वाला भी चाहिए। और जहां हार होगी वहां डर होगा, और जहां डर होगा वहां फ्रीडम नहीं होगी। न्यूरोसाइंस बताती है कि ह्यूमन ब्रेन सोशल हायरार्की के लिए सेंसिटिव होता है। ब्रेन लगातार स्कैन करता है, मैं ऊपर हूं या नीचे, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है यह हायरार्की एक भ्रम है। तुम किसी से ऊपर या नीचे नहीं हो, तुम बस अलग हो। और डिफरेंस को रैंकिंग में बदलना मानव ईगो का खेल है। एडलर एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देता है, लाइफ टास्क्स। उसके अनुसार जिंदगी में 3 मुख्य टास्क होते हैं, वर्क, फ्रेंडशिप, लव। इन टास्क्स को कंपटीशन से नहीं, कंट्रीब्यूशन से हल किया जाता है। जब तुम पूछते हो मैं दूसरों से बेहतर कैसे बनूं, तो एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब तुम पूछते हो मैं समाज में क्या योगदान दे सकता हूं, तो फियर कम होता है। यंग मैन धीरे से कहता है, तो क्या मुझे दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? फिलोसफर मुस्कुराता है, अगर तुम आगे निकलोगे तो पीछे कोई न कोई रहेगा, और तब तक तुम्हारी शांति किसी और की हार पर टिकी रहेगी। यह सुनकर कमरे में साइलेंस छा जाती है। फिलोसफर कहता है, जिस दिन तुम कंपटीशन छोड़ दोगे उसी दिन इंफीरियोरिटी भी छोड़ देगी। तुम्हारी कीमत किसी और से बेहतर होने में नहीं है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे योगदान में है। और यही शिफ्ट कंपैरिजन से फ्रीडम की ओर ले जाता है। अगर सेल्फ सैबोटेज, इमोशनल ब्लॉक्स और इनर हीलिंग को गहराई से समझना चाहते हो तो देखो द माउंटेन इज यू, बुक सीजी पर। चैप्टर 3, सभी रिश्ते बराबरी पर होने चाहिए। युवा अचानक कुर्सी से आगे झुक जाता है। उसकी आवाज में बेचैनी है। अगर मैं लोगों की परवाह करना छोड़ दूं तो क्या मैं सेल्फिश नहीं बन जाऊंगा? फिलोसफर बिना रुके जवाब देता है, नहीं, परवाह करना और डिपेंड करना एक ही चीज नहीं है। यहीं से ये चैप्टर असली गहराई में उतरता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिश्तों को प्यार नहीं, कंट्रोल और अप्रूवल की रस्सियों से बांधकर जीते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, कोई भी रिश्ता ऊपर नीचे के ढांचे पर टिक नहीं सकता। जैसे ही एक व्यक्ति खुद को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इंफीरियर, वहीं से रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। पेरेंट चाइल्ड, टीचर स्टूडेंट, बॉस एम्प्लॉय, पार्टनर पार्टनर, अगर इनमें रिस्पेक्ट की जगह पावर आ जाए तो कनेक्शन खत्म हो जाता है। फिलोसफर कहता है, जिस रिश्ते में डर है वहां प्यार नहीं हो सकता। हमारे समाज में कंट्रोल को अक्सर केयर कहा जाता है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, हम बड़े हैं, हमें पता है तुम समझते नहीं हो। लेकिन एडलर साफ कहता है, दूसरे की जिंदगी पर अधिकार जताना कभी भी प्रेम नहीं होता। अगर तुम किसी को छोटा महसूस कराकर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम रिश्ता नहीं बना रहे, तुम हायरार्की बना रहे हो। यह चैप्टर एक शॉकिंग बात कहता है, प्रेस और क्रिटिसिज्म दोनों मैनिपुलेशन है। प्रेस कहता है, जब तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे तभी तुम्हारी वैल्यू है। क्रिटिसिज्म कहता है, तुम अभी काफी नहीं हो। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति फ्री नहीं रहता। एडलर कहता है, एनकरेजमेंट दो, जजमेंट नहीं। एनकरेजमेंट बराबरी से आता है, जजमेंट ऊपर से आता है। युवा धीरे से पूछता है, तो क्या पेरेंट्स को बच्चों को गाइड नहीं करना चाहिए? फिलोसफर जवाब देता है, गाइड करना और कंट्रोल करना अलग बातें हैं। गाइड हाथ पकड़ता है, कंट्रोल गर्दन दबाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये लाइन हर रिलेशनशिप को एक्सपोज कर देती है। एडलेरियन साइकोलॉजी सिखाती है, लव ऑनरशिप नहीं, रिस्पेक्ट डर नहीं, केयर कंट्रोल नहीं। सभी हेल्दी रिलेशनशिप्स बराबरी पर खड़े होते हैं। जिस दिन तुम सामने वाले को अपनी तरह एक कंप्लीट इंसान मान लेते हो उसी दिन तुम सच में कनेक्ट करना शुरू करते हो। अगर आप अपने बिलीफ्स, सबकॉन्शियस पैटर्न्स और इनर प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हो तो देखो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बुक सीजी पर। चैप्टर 4, दूसरों के काम अपने नहीं होते। युवा अचानक सवाल बदल देता है, आवाज में झुंझलाहट है।
अगर मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करूंगा तो क्या मैं गलत नहीं कहलाऊंगा? फिलोसफर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बेहद शांत स्वर में कहता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारा काम नहीं है। ये वाक्य धीरे से नहीं, अंदर तक उतरता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की उम्मीदें ढोते हुए थक चुके होते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी इस चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, टास्क सेपरेशन। मतलब यह पहचानना कि कौन सा काम तुम्हारा है और कौन सा काम सामने वाले का। अगर तुम मेहनत करते हो, वो तुम्हारा काम है। उसका रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अप्रूवल मिलेगा या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिलोसफर कहता है, तुम्हारा काम है चलना, तालियां बजे या न बजे, वो ऑडियंस का काम है। हमारे समाज में एक्सपेक्टेशंस विरासत में मिलती है। घर का नाम रोशन करना है, लोगों को दिखाना है, समाज में इज्जत बनानी है। धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी को एक प्रदर्शन बना लेते हैं। लेकिन एडलर कहता है, जिस जिंदगी को तुम दूसरों के लिए जीते हो वो कभी तुम्हारी नहीं बनती। तुम पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबाते हो, तुम समाज से डरकर अपनी आवाज रोक लेते हो और फिर कहते हो, मैं आजाद नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, तुमने आजादी छोड़ी है। न्यूरोसाइंस बताती है कि अप्रूवल मिलने पर ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और धीरे धीरे अप्रूवल एक एडिक्शन बन जाता है। हम वही बोलते हैं जो सेफ लगता है, हम वही करते हैं जिस पर तालियां मिले। एडलर इस एडिक्शन को तोड़ता है। वो कहता है, जिस दिन तुम अप्रूवल से अलग होना सीख लोगे उसी दिन तुम फ्री हो जाओगे। युवा डरते हुए पूछता है, अगर लोग मुझे डिसलाइक करने लगे तो? फिलोसफर बिना हिचकिचाए जवाब देता है, तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले ली है। क्योंकि अगर सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो तुम किसी न किसी तरह खुद से समझौता कर रहे हो। डिसलाइक होना फेलियर नहीं है, डिसलाइक होना इंडिपेंडेंस की निशानी है। फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें जज न करे। फ्रीडम का मतलब है जज होने के बावजूद अपने रास्ते पर चल पाना। जब तुम ये मान लेते हो कि हर इंसान की खुशी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तभी तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। फिलोसफर आखिर में कहता है, अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों को उनका काम करने दो। यही लाइन एंटायर बुक का बैकबोन है। तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपनी चॉइसेस के लिए, तुम जिम्मेदार नहीं हो दूसरों की इमोशंस के लिए। यहीं से अप्रूवल की जंजीर टूटती है, यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। अगर आप सीखना चाहते हो कि जिंदगी में क्या सच में मायने रखता है और क्या नहीं, तो देखो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स समरी, बुक सीजी पर। चैप्टर 5, प्रशंसा और आलोचना दोनों जाल है। युवा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अचानक पूछता है, अगर किसी को मोटिवेट करना हो तो उसकी तारीफ करना गलत कैसे हो सकता है? फिलोसफर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि तारीफ भी ऊपर से नीचे की जाती है। यह सुनकर युवा असहज हो जाता है। हमने हमेशा सीखा है कि प्रेस अच्छी चीज है, लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी यहां एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। जब तुम किसी की तारीफ करते हो तो अनजाने में यह संदेश देते हो, तुम तब अच्छे हो जब तुम मेरे मानदंडों पर खरे उतरते हो। और क्रिटिसिज्म भी यही करता है, बस नकारात्मक तरीके से। दोनों में फर्क नहीं है, दोनों में हायरार्की है। एक में शाबाशी है, दूसरे में डांट। एडलर कहता है, जहां हायरार्की है वहां फ्रीडम नहीं हो सकती। हमारे यहां बच्चों को अच्छा बच्चा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। चुप रहो, बात मत काटो, बड़ों की सुनो, तारीफ कमाओ। धीरे धीरे बच्चा ये सीख जाता है, अगर मैं एक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करूंगा तभी मुझे प्यार मिलेगा। और यही पैटर्न बड़े होकर भी चलता रहता है। ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, सोसाइटी में। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है कंडीशनल सेल्फ वर्थ। ब्रेन प्रेस को रिवॉर्ड की तरह लेता है और रिवॉर्ड पाने के लिए वो ऑथेंटिक बिहेवियर छोड़ देता है। एडलर इसका समाधान देता है, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट कहता है, तुम वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो, ना कि इसलिए कि तुम परफेक्ट हो। फिलोसफर धीरे से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मजबूत बनाना है तो उसे जज मत करो, उस पर भरोसा करो। यह लाइन सिंपल है
लेकिन असर गहरा है, क्योंकि ट्रस्ट हायरार्की नहीं बनाता, ट्रस्ट बराबरी बनाता है, प्रेज डिपेंडेंस बनाता है, क्रिटिसिज्म डर बनाता है, एनकरेजमेंट फ्रीडम देता है। जिस दिन तुम तारीफ और आलोचना से आगे बढ़ते हो, उसी दिन रिश्ते हल्के हो जाते हैं और इंसान मजबूत बनते हैं। चैप्टर 6, जीवन का अर्थ योगदान से आता है। युवा अब शांत है। उसका सवाल बदल चुका है। अगर मैं कंपटीशन छोड़ दूं, तो मेरी लाइफ का मीनिंग क्या रहेगा? फिलोसफर जवाब देता है, मीनिंग कंट्रीब्यूशन से आता है, कंपैरिजन से नहीं। ये लाइन धीरे धीरे पूरी किताब की दिशा तय कर देती है। एडलर कहता है, हर इंसान एक ही चीज चाहता है, बिलोंगिंग। लेकिन बिलोंगिंग फेम या सक्सेस से नहीं आती। बिलोंगिंग आती है इस एहसास से कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। जब तुम खुद को समाज का हिस्सा मानते हो, तभी लोनलीनेस खत्म होती है। हमारी संस्कृति में सेवा को हमेशा महत्व दिया गया है, लेकिन एडलर सेवा को सैक्रिफाइस नहीं बनाता, वो सेवा को मीनिंग बनाता है। जब तुम कुछ देते हो, नॉलेज, समय, ईमानदारी, तो तुम ऊपर नहीं उठते, तुम जुड़ते हो। न्यूरोसाइंस बताती है, पर्पस होने पर ब्रेन में स्ट्रेस कम होता है और रेजिलियंस बढ़ती है। एडलर इससे आगे जाता है, पर्पस तभी आता है जब फोकस मैं से हटकर हम पर जाता है। लाइफ का अर्थ पाया नहीं जाता, लाइफ का अर्थ बनाया जाता है, और वह अर्थ योगदान से जन्म लेता है। जिस दिन तुम पूछते हो, मैं समाज को क्या दे सकता हूं, उसी दिन तुम्हारी लाइफ डायरेक्शन पा लेती है। चैप्टर 7, खुश रहने की हिम्मत। युवा अब बहस नहीं करता, उसके सवाल नरम हो गए हैं। वो बस इतना कहता है, अगर सब कुछ मेरी चॉइस है, तो क्या मैं सच में खुश रह सकता हूं? फिलोसफर बिना देर किए कहता है, खुशी कोई इनाम नहीं है, खुशी एक डिसीजन है। ये जवाब अचानक लगता है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब हालात ठीक होंगे। एडलेरियन साइकोलॉजी इस भ्रम को तोड़ती है। एडलर कहता है, खुश रहना आसान नहीं है, खुश रहना हिम्मत मांगता है, क्योंकि खुश रहने का मतलब है विक्टिम की भूमिका छोड़ देना, दूसरों को दोष देना बंद कर देना, और यह स्वीकार करना कि मैं जैसा भी हूं, यहीं से आगे बढ़ सकता हूं। कई लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनकी जिंदगी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुख उन्हें स्पेशल महसूस कराता है। हमारे यहां दुख को वर्चू बना दिया गया है, जितना सहोगे उतने महान बनोगे। खुशी तो बच्चों के लिए होती है, लेकिन एडलर कहता है, दुख को पकड़ कर रखना कोई महानता नहीं है। अगर तुम्हारे पास खुश रहने का ऑप्शन है और तुम फिर भी दुख चुनते हो, तो ये चॉइस है, किस्मत नहीं। खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी वो रास्ता है जिस पर तुम चलने का साहस करते हो। जिस दिन तुम कहते हो, मैं आज खुश रहूंगा, बिना परफेक्ट हुए, उसी दिन तुम अंदर से आजाद हो जाते हो। चैप्टर 8, ऑर्डिनरी होने की आजादी। युवा आखिरी सवाल पूछता है, अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना, तो क्या मेरी जिंदगी बेकार होगी? फिलोसफर पहली बार मुस्कुराकर जवाब देता है, ऑर्डिनरी होना ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। यह सुनकर युवा चुप हो जाता है। एडलर कहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की चाह ईगो से आती है, और ईगो हमेशा कंपैरिजन मांगता है। जब तक कोई नीचे न हो, तुम ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन ऑर्डिनरी होना, इस रेस से बाहर निकलना है। न्यूरोसाइंस बताती है, कंपैरिजन ब्रेन को कभी शांत नहीं होने देता। हमेशा कोई आगे होगा, हमेशा कोई बेहतर होगा। एडलर कहता है, ऑर्डिनरी को स्वीकार करना मानसिक शांति की शुरुआत है। हम बचपन से सुनते हैं, कुछ बड़ा करना है, लेकिन एडलर पूछता है, बड़ा किसके लिए? अगर तुम्हारी जिंदगी मीनिंगफुल है, अगर तुम किसी के काम आ रहे हो, अगर तुम अपने तरीके से जी रहे हो, तो वही ग्रेटनेस है। ऑर्डिनरी होना हार नहीं है, ऑर्डिनरी होना ईगो से मुक्ति है, और ईगो से मुक्त इंसान सबसे ज्यादा आजाद होता है। चैप्टर 9, अब तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। कॉन्वर्सेशन अब खत्म होने वाली है। युवा उठने से पहले एक आखिरी बार फिलोसफर को देखता है। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है, अब वहां क्लैरिटी है। एडलेरियन साइकोलॉजी कोई ट्रिक नहीं सिखाती, वो बस ये कहती है, पास्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक्सक्यूज नहीं ऑप्शनल है, फ्रीडम रिस्की है, हैप्पीनेस पॉसिबल है, डिसलाइक्ड होना इनएविटेबल है, और फिर भी
जिंदगी जीने लायक है। फिलोसफर कहता है, तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब तुम फ्री हो जाओगे, लोग तालियां नहीं बजाएंगे, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन पहली बार तुम सांस ले पाओगे। ये किताब यही खत्म होती है, लेकिन जर्नी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जहां तुम खुद से भागते नहीं, खुद को चुनते हो। सबसे बड़ी हिम्मत है डिसलाइक होने की। अब जरा ठहरो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस तुम और तुम्हारे भीतर उठता एक सवाल, क्या मैं अपनी जिंदगी सच में जी रहा हूं? इस किताब की यात्रा यही आकर रुकती नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि द करेज टू बी डिसलाइक्ड तुम्हें कोई नया सपना नहीं देती, ये तुम्हें कोई नया गोल नहीं पकड़ाती। ये बस एक चीज करती है, तुम्हारे कंधों से वो बोझ उतार देती है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। फ्रीडम का असली मतलब, हम अक्सर सोचते हैं फ्रीडम का मतलब है कोई हमें जज न करे, लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी इस भ्रम को तोड़ देती है। फ्रीडम का मतलब है जज होने के बावजूद अपने रास्ते पर चल पाना। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा, उसी दिन तुम इमोशनली मैच्योर हो जाते हो। क्योंकि अप्रूवल की भूख इंसान को छोटा बना देती है और करेज इंसान को शांत। ये किताब सिखाती है, अगर कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि तुम अब कंट्रोल में नहीं हो, और कंट्रोल छोड़ना सबसे डरावना काम होता है। पेरेंट्स नाराज हो सकते हैं, फ्रेंड्स दूरी बना सकते हैं, सोसाइटी सवाल उठा सकती है, लेकिन याद रखो, जिस जिंदगी में सब खुश हो, वो जिंदगी शायद तुम्हारी नहीं होती। एडलर ने एक सीधी बात कही, तुम विक्टिम नहीं हो। तुम्हारी पास्ट स्टोरी तुम्हें समझा सकती है, लेकिन बांध नहीं सकती। जिस दिन तुम ये कह देते हो, मैं अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेता हूं, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं है, फ्रीडम एक चॉइस है, और हर चॉइस की कीमत होती है। हैप्पीनेस कोई रिवॉर्ड नहीं। ये किताब अंत में एक बहुत शांत सच छोड़ जाती है, खुशी तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए। खुशी तब आती है जब तुम कहते हो, मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी अपनी जिंदगी जीने का साहस रखता हूं। खुशी कोई सर्टिफिकेट नहीं, खुशी कोई अप्लॉस नहीं। खुशी वो हल्की सांस है जो तुम तब लेते हो जब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता। फाइनल रिफ्लेक्शन, ये सफर किसके लिए है? ये किताब उनके लिए नहीं है जो सबको खुश करना चाहते हैं। ये किताब उनके लिए है जो खुद के साथ ईमानदार होना चाहते हैं, उनके लिए जो ऑर्डिनरी होने से नहीं डरते, जो कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो फ्रीडम को कंफर्ट से ऊपर रखते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो, तो ये किताब तुम्हारे भीतर एक बीज छोड़ जाती है, और वही बीज धीरे धीरे एक आजाद जिंदगी बन जाता है। अगर आप पर्पस, मीनिंग और इनर पीस की एक और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर जाना चाहते हैं, तो देखिए हमारी समरी इकिगाई, सिर्फ बुक्स इजी पर।